बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर बात करेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म से इंपॉर्टेंट जो जुड़े हुए जो थ्योरिस्ट हैं उनके मुतालिक भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो एडिशनल फैक्ट्स हैं, सोशियो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, फोनोसेंट्रिज्म जिसको जैक डेरिडा ने कहा, को क्रिटिक किया। इसके अलावा स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटोलॉजी और जो कलर की जो थ्योरी है लिटरेरी कॉम्पिटेंस की, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। के साथ जो एडिशनल फैक्ट्स हैं, किस तरह से जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसको लिटरेचर को इंटरप्रेट करने में जो या दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह, उनको समझने में, एजुकेशन की फील्ड है उसको समझने में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उनके मुतालिक भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम मजीद बात करें, हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के मुतालिक बात करें कि क्या उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दी। क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस जो है, उन्होंने मिथ को स्टडी किया ताकि उनके कॉमन स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग ब्लॉक या गुड वर्सेस बैड या बाइनरी ऑपोजिशन को डिस्कस किया जा सके। इसके साथ बात की अगर बात करें तो वो कहते हैं तमाम लैंग्वेज जो है वो सेल्फ इनक्लोज सिस्टम की तरह है, और जो कि बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंसेस पे काम करती हैं, कुछ जगहों पे सिमिलरिटी, कुछ जगहों पे डिफरेंसेस पे, एंड दैट ओनली थ्रू रिकॉग्नाइजिंग द कोड और बाइनरी ऑपरेशंस विद इन द कंटेक्स्ट हम जो है इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ ही व्लादिमीर प्रेप ने फेरी टेल्स को स्टडी किया और उनमें से कुछ चीजों को हाईलाइट किया, और उन सेंट्रल करेक्टर्स की जो प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स हैं जो कि रोटेट हो रहे हैं मुख्तलिफ कहानियों में, हीरो, विलन, हेल्पर, रेस्क्यूअर या प्लॉट की जो कंपोजिशन है, उन तमाम चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया। ब्लेकन ने साइकोलॉजी को स्टडी किया और फ्रेड और सैशर की नजरियात को ब्लेंड किया। मिचेल फोको ने ऑर्डर ऑफ थिंग्स में जो है उसमें हिस्ट्री ऑफ साइंस को स्टडी किया, ताकि वो इस जो स्ट्रक्चर है एपिस्टेमोलॉजी का उसको पढ़ सकें, अगरचे बाद में उन्होंने किसी भी तरह की जो है वो एफिलिएशन से उन्होंने इनकार किया। अगर हम बात करें कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसका एसेंस क्या है, तो स्ट्रक्चरलिज्म ये कहती है कि जो चीजें हैं उनको खुद से अकेले में नहीं समझा जा सकता, आइसोलेशन में उनको लार्जर कंटेक्स्ट पे, स्ट्रक्चर पे देखना पड़ेगा कैसे वो काम कर रही है। इसकी आप यूं भी मिसाल समझ लें कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फोकस करती है कि जो लिटरेचर है वो एक सिस्टम है, किस चीज का, साइंस का सिस्टम ऑफ साइंस है, जिसमें मीनिंग जो है वो विद इन अ कंटेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो वर्ड्स हैं वो भी दूसरे वर्ड्स के साथ उनको जो है वो कंपेयर किया जा सकता है, ताकि उनके जो मीनिंग है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक हैं वो दर हकीकत में आपके जो कोड्स हैं, साइंस हैं या रूल्स हैं, उनको देखते हैं ताकि देखा जा सके कि किस तरह सोशल कल्चरल जो प्रैक्टिस है, कम्युनिकेशन है, उनमें वो किस तरीके से जो है वो नजरअंदाज होते हैं। या फिर आप स्ट्रक्चरलिज्म को यूं भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा तरीकाकार जो कि दुनिया भर में राइज मौजूद जो सिस्टम है, जो कि कुछ ना कुछ मानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने एक स्ट्रक्चर के तहत काम कर रहे हैं, जिसको आप हिडन भी कह सकते हैं, आप मुख्फी भी कह सकते हैं कि उनकी ऊपर जो है वो जो है वो चीजें ठहरी हुई हैं। अगर हम इसके आगाज के मुतालिक बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म ये फ्रांस में इसका आगाज होता है, और इनके जो मेजर कंसर्न है वो लैंग्वेज और फिलोसफी है। लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी इसकी मेजर जो रूट है वो हमें नजर आती है। 1916 में जो है कोर्स ऑन जनरल लिंग्विस्टिक्स के ऊपर इन्होंने लेक्चर भी डिलीवर किए फर्डिनांड de Saussure ने, जो कि उनके स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड किए। उनमें भी इनके नजरियात जो हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा ये इनका मेजर कंसर्न ये भी है कि हिस्ट्री या जो ऑथर है वो उनसे ज्यादा जो है ना, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो लैंग्वेज है या फिलोसफी है। इसके अलावा इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म या जो सार्ट्रे के जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो व्यूज हैं, जो कि क्रिटिक हैं स्ट्रक्चरलिस्ट, उन्होंने इनको व्यू को चैलेंज किया। ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है उसको भी चैलेंज किया इन्होंने। तो इसके साथ अगर हम देखें, इनका सेंट्रल क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन जो बिहेवियर है वो किस तरह कल्चरल, सोशल या साइकोलॉजिकल, यानी समाजियात या ये सकाफती बुनियादों पर जो है उसको कैसे जो है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने पूरे दुनिया को या पूरी दुनिया की ये जो तमाम पार्ट्स हैं उनको एक टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पर, यानी आप कह सकते हैं, वो आइडेंटिफाई किया। अगर इसकी हम बात कर लें कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म है ये लार्जर स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने की जो है वो एक तरीका कार है। यानी आप यूं समझ लें कि अगर एक बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और आप बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करने से पहले आप उसके मैप, उसके आर्किटेक्ट, उसके ऊपर डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, ये इसकी बुनियाद, फिर उसको आप कंपैरिजन करें दूसरों से, तो बेसिकली आप स्ट्रक्चरलिस्ट एक लेंस तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप जो
जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक है बेसिकली, उसमें हमें जो लिटरी जो वर्क है वो, उसके अंदर ये फोकस आता है कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो लार्जर स्ट्रक्चर की तरफ फोकस की जाती है, लार्जर स्ट्रक्चर की तरफ अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश की जाती है। याद रहे कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो एक फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, एक सिस्टम है, एक सिस्टमाइज्ड स्टडी है, यानी इसको आप सेपरेट फील्ड या एंटिटी नहीं कह सकते, एक सिस्टमाइज्ड जो है वो स्टडी है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को जानने का नाम है। जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या लिंग्विस्टिक्स का मैंने आपको जिक्र किया। इसका मकसद किसी चीज को इंटरप्रेट करना नहीं है, इस के टेक्स्ट का क्या मतलब है, टेक्स्ट अच्छा है या बुरा है, नहीं, इसका मकसद ये बताना है कि टेक्स्ट किन बुनियादों के ऊपर खड़ा है, बट उसका क्या जो है वो मकसद है। स्ट्रक्चरलिज्म का ये भी आप समझ सकते हैं कि हमें मीनिंग जो हमें ये मौका फराम करती है कि टेक्स्ट के अंदर से हम मीनिंग जो है वो खुद परसीव करें। कुछ बुनियादों पर जाकर स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो रीडर रिस्पॉन्स जो थीरी है उसके साथ भी कोइंसाइड करती है, जो इसके जो व्यूज हैं। तो इसके साथ बाइनरी ऑपोजिशन, गुड वर्सेस बैड का कंसेप्ट, या कुछ क्रिटिक्स जो है मिथ का कंसेप्ट भी इसी स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ऐड कर देते हैं। नॉर्थरप फ्राई जो है, जैसे कि वो किस तरीके से चीजें कॉन्स्टेंटली रिपीट होकर आ रही हैं और ये हमें हर किताब चीजों में मिलेंगी, जैसे हीरो वर्सेस विलन का कंसेप्ट। अगर हम डन की पोइम के मुतालिक बात करें कि डन की जो पोइम है, तो हमें फोकस करना है कि उसकी जो रेलेवेंट जॉनरा है उसके ऊपर, कि भाई वो जो ऑबेद एक जो पोइम है, डान पोइम जिसको हम कहते हैं, कि उसमें जो कंसेप्ट ऑफ कर्टली जो लव दिखाया जा रहा है, तो हमने उसकी जॉनरा के, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी राइम, उसके स्कीम के ऊपर उसको देखते हुए काम करना है कि इस तरह की जो लिखी जाने वाली नज्में हैं वो किस तरह से इन्हीं बुनियादों या इन्हीं चीजों को शो करा रही हैं या दिखा रही हैं, बजाय अगर हम क्लोज रीडिंग या उसके फॉर्मलिस्ट जो एलिमेंट हैं उनको ढूंढने की कोशिश करें। आसान अल्फाज में अगर दिखाया जाए तो स्ट्रक्चरलिज्म ये सजेस्ट करती है कि यूनिट्स यानी सरफेस फिनोमिना एंड रूल्स, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म का काम रूल्स की तरफ है, कि किस तरह से ये रूल्स किस तरह से कोई मीनिंग आइडेंटिफाई करने में मदद देते हैं, दे कैन बी पुट टुगेदर। और लैंग्वेज में जो यूनिट्स हैं ये वर्ड्स हैं, और जो रूल्स हैं द फॉर्म्स ऑफ ग्रामर है, जो कि इन्होंने इन वर्ड्स को बनाए रखा है। तो ये सोशर जब ये बात कह रहे थे तो इससे पहले इन्होंने लेक्चर में डिलीवर करते हुए भी ये बात कही कि लोग लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से फैला के बात करते हैं, हालांकि अगर इसको यकजा किया जाए और रूल्स के ऊपर बात की जाए तो तमाम अ, दुनिया में जो पाए जाने वाले रूल्स हैं उनको बेसिकली उनको गवर्न किया जा सकता है एक स्ट्रक्चर की मदद से। बेसिकली जो स्ट्रक्चरलिज्म और ये कंसेप्ट है मुश्किल है, इनको समझने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। लिंग्विस्टिक रूट्स है इसके अंदर, और हमने अंडरलाइंग एलिमेंट्स जो है वो उनको आइडेंटिफाई करना होता है कल्चर और इसमें लिटरेचर में। स्ट्रक्चरलिस्ट जो ये समझते हैं कि जो लैंग्वेज के जो सिंबल्स हैं वो लिखने और बोलने से ज्यादा तक जो है वो मीनिंगफुल हो सकते हैं। इनका सिम्योटिक्स के साथ भी गहरा ताल्लुक है, कि साइन जो है वो किस तरीके से मानी आइडेंटिफाई करते हैं, मीनिंग देते हैं। इसकी मिसाल यूं समझ लें कि एक बिल बोर्ड पर आपको एक इश्तिहार नजर आता है और वहां पर आपको दिखाया जाता है कि एक बड़ा खूबसूरत जेंटलमैन जिसने स्मोकिंग के लिए हाथ में सिगरेट पकड़ रखी है और वो बड़े अच्छे लिबास पहने और एक लग्जरी किस्म की गाड़ी के पास खड़ा तस्वीर बना रहा है। तो सेमियोटिक्स जो या स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक हैं वो इस नजर से भी इसको देखेंगे कि किस तरह से ये मैसेज या ये साइन ये पैगाम कन्वे कर रहा है कि अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छे, खूबसूरत, हैंडसम या अमीर दिखाई देंगे। स्ट्रक्चरिस्ट के मुतालिक मैंने एक पहले भी डेफिनेशन आपको एग्जांपल दे चुकी है कि आप किस तरह से बिल्डिंग्स का मुताला कर रहे होते हैं, तो आप जो है वो इस तरीके से एक स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो लेंस है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम इनके मुतालिक बात करें साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के ऊपर, तो सोशर का ये मानना था कि जो साइन है इनका आपस में दोनों गहरे राब्ते की वजह से ये जो साइन है ये मंजर आम पर आता है। आप यूं मिसाल देख लें, अगर कोई शख्स कहता है ट्री, तो जो बोलने की आवाज है, ये जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका साउंड या इमेज जिसको प्रिंट किया जा सकता है वो सिग्निफायर है। जैसा कि आप सेब बोलेंगे तो सेब की जो आवाज है ये सिग्निफायर है, तो सेब से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वो सिग्निफाइड है। तो ये तमाम चीजें आपस में आप कह सकते हैं दोनों जो है आपस में एक कह सकते हैं कि इनकी आपस में ताल्लुक है। लेकिन जो सिग्निफायर है
और इसका आपस में आप कह सकते हैं कोई पुराना ताल्लुक नहीं है समझने में। इसकी एक मिसाल यूं भी समझ लीजिए, क्योंकि वो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स की बात करता है सोश्योर, तो हमें ये भी समझना है कि जब हम एप्पल कहते हैं तो जो एप्पल का साइन है वो यूनिवर्सल बाजुकात पे हो जाता है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर दुनिया भर में इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर सेब की बाइनरी ऑपोजिशन लगाएं तो कोई बनाना हो सकता है, या अप एरो का डाउन एरो के साथ किया जाए तो हमें समझ आ जाएगी। अब इसको सिग्निफायर के तौर पर अगर किया जाए तो अप एरो हमें नजर आएगा, अप एरो। लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में इसका निशान कोई और होगा, लेकिन इलामत तो वही रहेगी और जो मेंटल कंसेप्ट है वो भी जुड़ा रहेगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये सिग्निफाइड यानी मेंटल कंसेप्ट भी चेंज होता दिखाई देता है हमें। अब आपके सामने एक ऐसी एक इमेज है जिसको समझकर हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह जो लैंग्वेज है और उसके मीनिंग है वो बाजुकात जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं और परेशान कर देते हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बाजुकात लैंग्वेज भी बिल्कुल आपको सही तरीके से मैसेज कन्वे नहीं कर रही होती, और इसको ये देखने की जरूरत है। ये एक पेंटिंग है एक आर्टिस्ट रेने मैकबेथ की, जिन्होंने एक्सप्लेन किया इसमें कि इस पाइप के नीचे उन्होंने लिख दिया कि दिस इज नॉट अ पाइप। बैक पिक्चर के जरिए वो ये भी बता रहे हैं कि ये पाइप है, लेकिन नीचे ये भी लिख दिया कि ये पाइप नहीं है। तो ये इसमें हमें एक सेंटेंस की इंपॉर्टेंस, सेंटेंस और जो वर्ड का जो हमें एक मीनिंग है उसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो लैंग्वेज है वो बाजुकात वो कन्वे नहीं करना चाहती जो कि वो कर रही है। या फिर यूं समझ लीजिए कि ये पाइप है भी और नहीं भी, क्योंकि आप इसे सगार पी नहीं सकते लेकिन दिखने में वो नजर भी आ रहा है। अब हमें की एजम्पशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के मुतालिक बात करेंगे, क्या वो खास बातें हैं स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, और फिर लिटरेचर में हमने किन चीजों को तलाश करना है उनके मुतालिक बात करेंगे। अब तक तो हम बुनियादी गुफ्तगू करते हैं, अब हम खास बात करेंगे। स्ट्रक्चरलिस्ट कोड साइन और रूल्स के ऊपर बिलीव करते हैं, और वो तमाम बातें जो कि लिटरेरी इंटरप्रिटेशन को गवर्न करती हैं। इसके साथ ही लिंग्विस्टिक्स जो थ्योरिस्ट हैं फर्डिनांड ड्यूसेयर, वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है सिस्टम ऑफ साइन है, तो जिसको एक दूसरे के रिलेशन के साथ ही समझा जा सकता है। अगर स्ट्रक्चरलिज्म को समझना है तो हमें यह समझना होगा कि लिटरेचर भी एक जो है खुद भी रूल्स या कोड्स के ऊपर बना हुआ है। अब सोशियो की जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज में है वो कहते हैं कि जो नाम किसी को हम दिए जाते हैं वो आर्बिट्रेरी हैं, रिलेशनल होते हैं, और वो ऐसे ही दे दिए जाते हैं। इसका मतलब ये था कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है जो जिन बुनियादों पे वो ठहरा हुआ है वो उसको सिंक्रोनिकली या डायक्रॉनिकली भी देखा जा सकता है मौजूदा वक्त में, और किस तरह से इवॉल्व होते हुए कोर्स ऑफ द टाइम में लैंग्वेज ने अपना मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन किया है या चेंज किया है। इसके अलावा जो सोश्योर की जो थीरी है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को जो है वो रिजेक्ट करती है, और वो कहते हैं कि जो सेंट्रल है वो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है वो ही कॉन्स्टिट्यूट करती है वर्ल्ड को, वही बेसिक है जिसकी वजह से चीजों को हम समझा जा सकता है। लेकिन याद रहे कि जैक डरीजा जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरिस्ट है उन्होंने इसके ऊपर इतना तनकीद भी पेश की, उन्होंने इस सेंट्रल कंसेप्ट को रिजेक्ट भी किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जिसको उन्होंने फोनोसेंट्रिज्म कहा। सोशर ने बाइनरी ऑपोजिशन या उनको लेक्चर वगैरह को में भी इन बातों को एक्सप्लेन किया। सोशर जो है वो स्पीच को प्रायोरिटी देते हैं और रिटर्न या जो चीजें हैं उनको वो प्रायोरिटी नहीं देते। इसी बात को फोनोसेंट्रिज्म कहा जाता है, यानी एक ऐसा तरीकाकार जिसमें आप साउंड या स्पीच को सुपीरियोरिटी देते हैं और रिटर्न लैंग्वेज को या साइन लैंग्वेज को, जो कि मुख्तलिफ तरीकों से अपना मीनिंग को बदल सकती हैं। जैसा कि हमने पिछली तस्वीर में देखा कि वो अपना मानी बदल सकती हैं। हमने ट्रिचरी ऑफ पाइप की जो इमेजेस है वो तस्वीर हमने देखी एक आर्टिस्ट की। तो डेरिडा इसको जो है वो फोनोसेंट्रिज्म कहते हैं, जिसमें जो स्पोकन है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। जो स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटोलॉजी है जो कि ताल्लुक है खासतौर पर स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक का, वो ये देखते हैं कि किस तरह जो कहानी है वो ओवरऑल उसका जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है दूसरी कहानियों के साथ, उसका जो जानरा है, उसका जो फॉर्म है, उसकी जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, बजाय एक जो इंडिविजुअल स्टोरी है उसको देखा जाए। यानी आप लैंग और पेरोल के तौर पर यानी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से भी इसको देख सकते हैं। अगर किसी भी मीनिंग जो है वो डिराइव करना है तो जो नेरेटोलॉजिस्ट हैं वो देखेंगे कि वर्ब टेंसेस, उनका स्ट्रक्चर, उनकी फिगर ऑफ स्पीच किस तरह से जो है वो कहानी के अंदर इंप्लॉय किए जा रहे हैं।
इसके साथ जो स्ट्रक्चरल यहां से हमें ये नजर आता है कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक हैं उनका फोकस अब ऑथर से हटकर एक लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर की तरफ चला गया है, इम्पर्सनल लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, जिनको हम आगे जाके एक मशहूर क्रिटिक हैं जिन्होंने हमें ये भी बता दिया कि लिटरेरी थ्योरी के अंदर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम वो उनको भी जाके देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज को देखें और उनकी कंपोजिशन को देखें, उनकी नैरेटिव टेक्निक को देखें, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को देखें, करेक्टर्स को देखें, उनके वर्क्स को देखें, उनकी परफॉर्मेंस को देखें, तो आप जो है वो ये देखते हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चरलिस्ट बुनियाद पर आप पहले से जो आपने रूल्स आपने समझे हुए हैं लैंग्वेज के, वो आप जो है वो उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है हमारे माइंड में, उनके मुताबिक हम चीजों को परसीव करने की कोशिश करते हैं। जो इसके अलावा जो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है वो लिटरेरी जॉनरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ नैरेटिव ऑपरेशन या एनालिसिस ऑफ लिटरेरी इंटरप्रिटेशन जो है इनके गिर्द जो है वो घूमती है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेरी इंटरप्रिटेशन क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से जो राइटिंग और इंटरप्रिटेशन से मुतलिक जो रूल्स हैं, जो कोड्स हैं, वो पहले से इनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में इंटरनलाइज हो चुके हैं और उनकी नजर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसको जोनाथन कलर अमेरिकन जो क्रिटिक हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब इस स्ट्रक्चरलिस्ट जो सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अंडर द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली आप स्ट्रक्चरलिस्ट जो स्टडी जब आप करेंगे तो आप सिर्फ एक ही जो थ्योरिस्ट है उसके मुताबिक स्टडी नहीं करेंगे, या फर्डिनांड डी सॉशर या जेरेमी कलर या इसके अलावा नॉर्थरॉप फ्राई वगैरह बहुत सारे क्रिटिक्स उनकी थ्योरीज के मुताबिक जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे किसी भी गिवन टेक्स्ट को। तो ये समझ लेना कि सिर्फ एक जर्नलाइज थ्योरी के मुताबिक आप स्टडी करेंगे या किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे ये डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल यू कैन गिव साइटेशन और रेफरेंसेस आप जब किसी भी चीज को स्टडी करेंगे। कन्वेंशन ऑफ डिस्टेंस एंड पर्सनैलिटी, इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि आपने कोई किताब उठाई, आपने किताब उठाते ही फौरन से आपको पता लग जाएगा कि आप एक फिक्शन की आम में एंटर हो गए हैं और अब आप एक डिस्टेंस और इम्पर्सनल व्यू हो जाएगा आपका, आपको पता लग जाएगा कि भाई एक मेमोयर नहीं है, एक ये ट्रू लेटर नहीं है, एक फिक्शन है। तो आपका व्यू जो है वो आपका बदल जाएगा उसके वजह से। तो ये एक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो तमाम जो है वो टेक्स्ट या पढ़ते हुए हमें जो है वो नजर आता है। न्यूट्रलाइजेशन से मुराद ये है कि आप किस तरह से जो आपके मौजूद हैं, आप कह सकते हैं कि जो रीडर है वो किसको ट्रांसफॉर्म करता है, राइम को, एक्ट्स को, चैप्टर्स को, स्टैंजा को, इंटीरियर मोनोलॉग्स को इस तरीके से बदलता है ताकि उसको समझ आने लग जाए, ताकि उसको इन आइडियाज की समझ आने लग जाए। ये चूंकि ये स्ट्रक्चर तमाम चीजों में मौजूद होते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीकाकार है ये जानने के लिए। हम इसलिए इनको करते हैं ताकि ये समझ सकते हैं कि ये कैरेक्टर या सिंबल क्या मानी देना चाह रहे हैं और इनको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है लिटरेरी एलिमेंट्स को। इसके साथ रूल ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि आप किसी एक टेक्स्ट पर फोकस करते हुए फोकस करते हैं कि ये अहम है, ये उससे ज्यादा अहम है, या इसके ऊपर अगर हम रिसर्च करेंगे तो ये वैल्यूएबल होगा या ये कम वैल्यूएबल होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो कह सकते हैं। इसके अलावा द रूल ऑफ मेटाफोरिकल कोहेरेंस, जिसमें दो कंपोनेंट जो है मेटाफोर के उनके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं एक कंटेक्स्ट में और उसको एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से इन दोनों के दरमियान कोहेरेंस जो है वो पाई जाती है। द रूल ऑफ थीमेटिक यूनिटी, रूल ऑफ थीमेटिक यूनिटी से मुराद ये है कि आप किसी भी देखेंगे किसी भी थीम को लिटरेरी वर्क में और उसमें ये आप स्टडी करेंगे कि उसमें गुड वर्सेस इविल या गुड कॉन्कर्स इविल का कंसेप्ट क्या आ रहा है, या थीम आपको जो क्या नजर आ रही है, किस तरीके से जो है वो बात की जा रही है, ये थीम की जो बाइनरी ऑपोजिशन बाय अ थर्ड टर्म गुड वर्सेस इविल इज अब्सॉर्ब्ड बाय ऑल इनकम्पसिंग नेचर, जो कि हमें वॉल्ट व्हिटमैन की पॉइंट द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में नजर आता है। अब यहां पर मैं इरविलेंट बात के बारे में बात करूंगा कि जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा रेसलिंग के मुतालिक और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बाज औकात आप चीजों को देखकर उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मसलन जब आपके सामने एक दो रेसलर लड़ रहे होते हैं तो शुरू से ही आप उनके चेहरों को देखकर गुड वर्सेस इवल का कंसेप्ट समझ लेते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाता है, उनकी अपेयरेंस, उनके अखाड़े में उतरने से लेकर एंड तक की आपकी एक पोजीशन वाजे हो चुकी होती है, आपको आप साइड लेने लग जाते हैं अच्छे और बुरे के साथ, कुछ वो ऐसा प्ले करते हैं
कि आपको समझ आने लग जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि मुख्तलिफ थ्योरिस्ट ने स्ट्रक्चरलिज्म को समझाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, लिटरेचर में बताने के लिए इस्तेमाल की हैं। अब जो फाउंडेशनल क्वेश्चंस हैं स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म के, वो ये हैं कि जो टेक्स्ट है वो किस तरह से सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन करता है दूसरे टेक्स्ट के साथ, या फिर इस टेक्स्ट के अंदर किस तरह से कैरेक्टर्स को दिखाया गया है जो कि एक ऐसी सिमिलर सिमिलर चीज नजर आ रही है जो और चीजों में भी हमें नजर आ रही है। जैसे कि मिथोलॉजी का अगर इस्तेमाल हो रहा है या हीरोज का इस्तेमाल हो रहा है, गुड वर्सेस इवल का इस्तेमाल हो रहा है, बाइनरी ओपोजिशन को देखा जाएगा, यंग वर्सेस मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, और गुड वर्सेस बैड, नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल, ये किस तरीके से ये तमाम चीजें जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। और क्या इन जो बाइनरी चीजों हैं, हायरार्की जो दिखाई दे रही है, इसको कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है, क्या यंग को दी जा रही है या ओल्ड को दिया जा रहा है। जो फ्रेमवर्क है मुख्तलिफ जो थियोरिस्ट हैं उनके मुतालिक अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो टेक्स्ट है उसको उसको यॉनरा में डिफाइन किया जाएगा। क्या खास बात है कि ये पोइम ओड है, क्या खास बात है कि ये जो इसको हम जो है वो इसको सोनेट के पैटर्न में ले आते हैं, क्या एक एग्जिस्टिंग पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से इसको देखा जा सकता है। What pattern exists within the context that make it a product of larger culture। ये तमाम चीजें जो कि एक वेस्टर्न जो ट्रेडिशन है, लिटरेरी ट्रेडिशन है, उसमें जो हमें नजर आ रही हैं बातें, जो बार बार चीजें हमें नजर आ रही हैं, और किस तरह से रिपीट हो रही है, कांस्टेंट उनकी जो रेपिटेशन है वो किस तरह से एक कल्चर को या एक जो एक ट्रेडिशन है लिटरेचर का, वेस्टर्न ट्रेडिशन है, उसको डिफाइन कर रही है। क्लियर की जो थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस है, बट रूल्स और कोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मस्ट बी इंटरनलाइज इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ द टेक्स्ट, उसको मुतालिक इस्तेमाल करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अब फ्राई की जो थ्योरी ऑफ मिथॉय है, इसमें हम देखेंगे कि हार्ट ऑफ डार्कनेस में उसको ट्रेजिडी क्या है, ट्रेजिडी क्यों कहा गया है, हीरो किस तरह का है, मार्लो को किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी खास बात क्या है, किस जॉनरा से बिलोंग करता है वो, इसके अलावा इसमें आयरनी किस तरह की है, और ये तमाम सवालों को या इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसको आप किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वो तमाम सवालात हैं जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक या एक जो स्टूडेंट है उसको समझने में उसको वो मौका मिलेगा। अगर इसको हम सम अप करें स्ट्रक्चरलिज्म को या इस जो थीरी है, तो इसको आसान अल्फाज में ये किया जा सकता है कि स्ट्रक्चरलिज्म बुनियादी तौर पर लिटरेचर को सिस्टम ऑफ साइन के तौर पर जो है वो देखती है, और वो ये कहती है कि हम हमारा फोकस कोड या साइन या जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है या जो ग्रामर है या जो वर्ब्स हैं, सेंटेंसेस है, फिगर ऑफ स्पीच है, इनके ऊपर है, और जो रेपिटेशन है और जो यूनिवर्सल फैक्टर्स जो मौजूद हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो किस तरीके से समझने में या किसी चीज को देखने में हेल्प कर सकते हैं। तो याद रहे कि एक ये अलहदा एक डिसिप्लिन तो है नहीं, लेकिन एक सिस्टम, एक चैनल, एक आप तरीका कार दिया गया है कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को या स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो इसको हम इस तरीके से जो है वो समझ सकते हैं, यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म का जो मकसद है, इट्स एम इज टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल structures that underlie all human experiences and therefore all human behavior या प्रोडक्शन, यानी वो तमाम चीजें जो तमाम इंसानी लोगों की एक्टिविटीज को गवर्न करती हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, लिंग्विस्टिक्स हो, लैंग्वेज हो, उसको भी हम गवर्न कर सकते हैं। यानी आप उर्दू वर्सेस इंग्लिश का स्ट्रक्चर भी नीचे रख लें, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमें इंग्लिश में नजर आता है, हमें उर्दू में भी देखना है कि वो वहां पे क्या एग्रीमेंट है। मुख्तलिफ साइन किस तरह से अपने मीनिंग को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इंटरप्रेट करते हैं, उनका नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वो मानी को जो है वो मफहूम को पहुंचाते हैं। ये स्ट्रक्चरलिज्म के मुतालिक हमने आज बात की है। इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब दे सकूं। फर्दर स्टडी के लिए आप इन किताबों का जो है वो देख सकते हैं, इनके मुतालिक ऑनलाइन भी मटेरियल दस्तयाब है। शुक्रिया।